साथियों, ये जो महाराष्ट्र की राजधानी है और ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ब्रिटिश भारत में आए और ब्रिटिश लोगों को इंटरेस्ट लगा कि यहाँ क्या है, वो ढूंढना शुरू हो गया। आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सांची में जब स्तूप ढूंढा गया, उसका स्टडी शुरू हुआ, तो पता नहीं चल रहा था ये किस राजा ने बनाया, क्योंकि उसकी लिपि पढ़नी नहीं आ रही थी। और 1837 को सर प्रिंसेप ने अशोका की लिपि का उकल किया, उसको पढ़ा और दुनिया के सामने पहली बार ये नाम आया कि प्रियदर्शी अशोक नामक एक राजा हुआ है। और उसने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में, अफगानिस्तान के बाहर जहां ग्रीक देश है वहां तक उसके शिलालेख है। और वो जम्बू द्वीप का बड़ा राजा था। ब्राह्मणों ने बुद्धा को भुला दिया, बुद्धा को मिटा दिया, अशोका को मिटा दिया, और जो 84,000 स्तूप है उनके ऊपर बड़े बड़े मंदिरें बनाकर आज अशोका के स्तूपा के ऊपर मंदिर बनाकर कब्जा किए। भारत में ये जो मंदिर है बड़े बड़े, इसके ऊपर कब्जा किए। आपकी जो मुम्बरा देवी है, यहाँ के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं, जो ब्रिटिश लोगों ने खोजा वो बुद्धिस्ट केव्स है। ये जो मुंबई नाम है, हमें गर्व है कि मुंबई, बॉम्बे का मुंबई किया, ये अच्छा किया, क्योंकि मुंबई ये जो है ये नाग लोगों से जुड़ा हुआ विरासत है। ये जो एलिफेंटा केव्स है मुंबई में, ये बुद्धिस्ट केव्स है, इसका ब्राह्मणीकरण किया गया। हम लोग क्यों इकट्ठा हुए, या खुफिया विभाग के लोग हो या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हो, हम उनके जरिए से ठाकरे सरकार को भी ये जानकारी देना चाहते हैं। वो भी बीजेपी के खिलाफ है, हम भी बीजेपी के खिलाफ है, हम भी ब्राह्मणों के खिलाफ है। यहां जो नाला सोपारा है, थाना जिले के अंदर आता है नाला सोपारा, ये प्राचीन नाम है सोपारक। यहां पर सम्राट अशोक आए थे और उनका बेटा और बेटी यहां आए थे, संघमित्रा और महेंद्र, और उनकी याद में 2 शिलालेख यहां उन्होंने निर्माण किए। वो ब्रिटिश यहां बॉम्बे के म्यूजियम में है। वहां पर अशोक ने शिलालेख बनाए, उसका फिजिकल एविडेंस है। और वहां पर बुद्ध के धातुओं पर स्तूप बनाया गया, और वो जो स्तूप है उस स्तूप के अंदर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो भिक्षा पात्र है उसका अंश उसके अंदर है। इतना पवित्र है। मगर उसका आसपास का जो परिसर है, उस परिसर के ऊपर आज बिल्डर्स लॉबी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, और भारतीय पुरातत्व विभाग इस पर चुप्पी साधे हुए है। इसका धिक्कार करने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये जो भंतेजी लोग हैं, ये बताते हैं कि वो जो कानेरी केव्स है वहां पर पूरे भरूच का रिकॉर्ड वहां पर है। गुजरात के लोगों ने जो दान दिए 2000 साल पहले, उसका रिकॉर्ड वहां पर है। ये जो बॉम्बे के, मुंबई के अंदर अलग अलग इलाके, उसके प्राचीन नाम वहां पर है। बहुत सारे शिलालेख वहां पर हैं। और वहां पर बुद्ध के चैत्य को शिवलिंग बताकर उसको कब्जा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और भारतीय पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? मक्खियां मार रहा है, कुछ नहीं कर रहा। और जिलाधिकारी के अधीन जितनी मशीनरी है, इंक्लूडिंग पुलिस, सबको इस पर अमल करना है। यानी 400 फीट दूर जो स्मारक है, वहां 400 फीट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए हमने सोचा, 3 चरण में हमने आंदोलन किया। कलेक्टर के कान में चिल्लाया, अरे अमल करो, आपके ही कानून पर अमल करो। पहला धरना आंदोलन किया, नहीं मान रहे। फिर तहसील लेवल का आंदोलन किया, 360 तहसीलों में आंदोलन किया। फिर उसके बाद पहले ही घोषित था कि आज धड़क मोर्चा है। धड़क मोर्चा 4 लोगों का नहीं होता। धड़क मोर्चा 4 लोगों का होता है क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम पुलिस के खिलाफ नहीं है। पुलिस के लोग संविधान के तहत काम कर रहे हैं।
पुरातत्व विभाग संविधान के तहत काम नहीं कर रहा है, यही बताने के लिए हम आए। उदाहरण के लिए बता दो, ये जो महाराष्ट्र में आप चले जाओ, मैं गिनती कर रहा हूं कितने बड़े पाप किए इन पुरातत्व विभाग के लोगों ने। नंबर 1, बुल्ढाना जिले में संग्रामपुर तहसील में डेक्कन कॉलेज के बीसी देवतारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे, इन्होंने उत्खनन कार्य किया बुल्ढाना जिले में भोन गांव में। उत्खनन करते करते खेती के अंदर उन्हें एक स्तूप मिला। हमारे भाई को जानकारी नहीं तो जानकारी हो जाएगी, वो भी हमारे लोग हैं। और उस स्तूप के वहां स्तूप मिला, और स्तूप के अंदर सारे आर्कोलॉजिस्ट लोग सुन रहे हैं, उनको मालूम है, वो हमको पढ़ाते हैं। अब हम थोड़ा पढ़ गए, हमने थोड़ा ध्यान दिया। स्तूप के अंदर किसी की हड्डी नहीं होती, किसी की अस्थियां नहीं होती, केवल और केवल सम्राट अशोक के द्वारा पुनर्स्थापित किए हुए 84,000 जो स्तूप है, उसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियां होती है, इसीलिए स्तूप को प्रदक्षिणा करते। वहां स्तूप मिला, उन्होंने बीचे बीच खोदा, खोदने के बाद उन्हें घंटी मिला, अस्थि कलश मिला, पंचधातु का अस्थि कलश था वो मिला। उसको अंदर देखा, उसमें कोयला था, हड्डी थी, और उसको किस समय का है, क्योंकि वहां का शिलालेख के टूटे हुए हिस्से मिले, यानी शिलालेख भी टूटा हुआ मिला, इसलिए शिलालेख के आधार पर पता चल सकता था। अब शिलालेख भी सबूत नहीं है। फिर उन लोगों ने क्या किया, वो जो लखनऊ में प्रयोगशाला है, वहां पर वो कोयला और जो अस्थियां हड्डियां मिली, वहां कार्बन डेटिंग के लिए भेजा। कार्बन डेटिंग में 2 समय निकले। जो अवशेष है धातुएं ऊपर का, उसका पीरियड निकला ईसा पूर्व 300। ईसा पूर्व 300 का मतलब है सम्राट अशोक के समय का, वो कार्यकाल का है। अंदर जो हड्डियां मिली, जो कोयला मिला, उसका समय मिला 2500 प्लस 80 साल, यानी 2500 साल पुराना निकला। और 2500 साल पुराने पहले कौन महापुरुष हुआ? भगवान बुद्ध हुए। यानी बुल्ढाना जिले में सम्राट अशोक निर्मित एक स्तूप मिला, और जिसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थि मिली। ये प्रमाणित हो गया। देवतारे ने बहुत बड़े आदमी है, ओबीसी थे, पिछड़े वर्ग के थे, उनको लगा ब्रिटिश लोग भी खोज करते थे, उनका नाम होता था। आज मैंने खोज किया, मेरा नाम होगा, जब रिपोर्ट आएगा तब आएगा। उन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन में एक छोटा आर्टिकल पब्लिश कर दिया। अब गलती हो गई, उन्होंने पब्लिश कर दिया। जैसे ही वो इंटरनेशनल लेवल पर गया, एएसआई के हेड ऑफिस को पता चला, उन्होंने कांग्रेस सरकार को निर्देश दिया। कांग्रेस के ब्राह्मणों ने 2007 में ऑर्डर निकाला। क्या ऑर्डर निकाला? अरे सम्राट अशोक को बाबा साहब अंबेडकर ने कोर्ट में सिंबल दिया, पुलिस की छाती पर दिया, हर सरकारी ऑफिस में दिया, कलेक्टर को दिया, और राष्ट्र का प्रतीक है। और उसको हम मिट्टी में दफन करना चाहते हैं, तुम उसको ओपन करना चाहते हो। 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एएसआई ने क्या किया? इरिगेशन डिपार्टमेंट को लिखित में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, और उस गांव में, भोन गांव में आज झीगांव धरण प्रकल्प बन रहा है। हम ठाकरे सरकार के अधीन है। ये हम कांग्रेस बीजेपी को तो कोस रहे और नालायक है, मगर वर्तमान ठाकरे सरकार को भी हम बता रहे हैं, आपके नियंत्रण में हो, महाराष्ट्र के टेरिटरी में आता है। आज वहां गडकरी ने 16,000 करोड़ रुपया दिए, और वो वहां पर वो भोन स्तूप नष्ट करने के लाइन में है। इसलिए हमने सोचा, हर जिले में हम चिल्ला रहे हैं, तो हमको लगा जहां बड़ी सुनवाई होती है, मुंबई हमारी राजधानी है, हम कोई अलग स्टेट में नहीं जा रहे, हम हमारे स्टेट में आ रहे। राज्यपाल सुने, मुख्यमंत्री सुने, सम्राट अशोक की धरोहर को नष्ट किया जा रहा है। कांग्रेस ने किया, फिर बीजेपी आई। बीजेपी कोई अलग नहीं है, हमारे लोगों को मालूम है कांग्रेस बीजेपी नाटक है, ये एक ही खेल के चट्टे बट्टे लोग हैं। अरे ये कांग्रेस ने ही आरएसएस नाम का बच्चा पैदा किया। आरएसएस कोई अलग संगठन नहीं है, हमारे लोगों को ब्राह्मण सिलेबस बनाता है, वही पढ़ाता है। और हम पोपट बन के आईएएस भी होते, आईपीएस भी होते, बड़े बड़े बाबू अधिकारी होते, मगर झूठ को झूठ कहने का साहस नहीं होता। हेडगेवार कांग्रेस का आदमी था,
1925 में कांग्रेस ने आरएसएस नामक संगठन बनाया। आरएसएस और कांग्रेस एक ही है, ये ब्राह्मणों का संगठन है। लोकतांत्रिक संस्था है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका जन्म हुआ 1860 में। आपको मालूम है 1860 में जन्म हुआ एएसआई का? क्यों हुआ मालूम है? अवध 1856 में विवाद हुआ, 1857 में गदर हुआ। ये पुणे के पेशवा ब्राह्मणों ने उन वहां के मुगल राजा के साथ संधि किया और इन लोगों ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ गदर किया। अब ब्राह्मणों को मुगलों ने साथ में लिया, ब्राह्मण लोगों को साथ में लिया, फेल हो गए और 1857 का गदर खत्म हुआ। वो खत्म होने के बाद मगध बेल्ट में, उत्तर प्रदेश का जो मगध बेल्ट है, वहां पर मस्जिद पर ब्राह्मणों ने विवाद शुरू किया 1858-59 में। तब ब्रिटिश लोगों को लगा ये दोनों आज एक हो गए और ये अब मंदिर मस्जिद का झगड़ा कर रहे, हम तो थर्ड पार्टी है, हमको तो राज करना है। तो उन्होंने सर मेजर जनरल कनिंघम को वहां पर आर्कोलॉजिस्ट के तौर पर उत्खनन करने के लिए भेजा। उसने 70 एकड़ एरिया में उत्खनन किया और जो विवादित जगह है, जिसको वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा कहते हैं शांतिपूर्ण फैसला दिया, ये तो आतंकवादी फैसला दिया। मुसलमान और हिंदू के नाम पर ब्राह्मण लोग, उन लोगों ने वहां पर कब्जा किया। अरे 1861 में एएसआई का रिपोर्ट पब्लिश है, भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार का जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित है और रिपोर्ट कहता है 2.77 एकड़ एरिया मंदिर मस्जिद का विवाद कांग्रेस और बीजेपी लड़ा रहा था। 1861 में ही डिक्लेयर हुआ, केवल 2.77 नहीं 70 एकड़ एरिया का एरिया सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बुद्ध स्तूप का है। मैं क्यों बता रहा हूं, एएसआई के सामने क्यों बता रहा हूं? हम इसीलिए बता रहे हैं कि गोगोई साहब को मोहन भागवत ने यूज किया और यूज करके अभी फेंका नहीं, राज्यसभा में बिठाया। जब डिबेट चल रहा था 40 दिन, तो जस्टिस गोगोई को जो अपोजिशन पार्टी के एक्सपर्ट जज थे, उन्होंने कहा अरे हमको होमवर्क करने के लिए समय दो, 24 घंटा हमको चलाते हो और समय दो, क्रिकेट मैच की तरह तुम 40 दिन चिल्ला रहे हो, कुछ समय दो। तो जज साहब ने कहा या भाषणबाजी नहीं चलेगी, या हमें कोई राज्यसभा में नहीं जाना है। गोगोई साहब ने कहा हमें राज्यसभा में नहीं जाना है, राज्यसभा पहुंच गए। गड़बड़ हो गया। एक लेडीज ने उनके ऊपर आरोप लगाया, बहुत गंदा आरोप लगाया। बोबड़े साहब की अध्यक्षता में इंक्वायरी की, इंक्वायरी में सेटिंग हुआ, तुम दोषी हो, ऐसा करते हैं तुम्हारे रिटायरमेंट के पहले फैसला दो, फैसला ऐसा दो जिससे तुमको क्लीन चिट मिलेगा और हमको जैसा चाहिए वैसा फैसला मिलेगा। जस्टिस गोगोई को यूज किया। साथियों, आर्कोलॉजिकल चाहे पुलिस विभाग हो चाहे जुडिशरी विभाग हो, आप फैसला किस आधार पर देते हो? आस्था के आधार पर देते हो। मान लो किसी ने गैंग रेप किया और गैंग रेप करने वाले हाथरस के आदमी ने हमारे एसपी को कहा, डीवाईएसपी को कहा कि हमारी आस्था का मामला है, हम कुछ भी करेंगे। आस्था के मामले पर आप छोड़ सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं हमने कोई एविडेंस के आधार पर फैसला नहीं दिया, आस्था के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर फैसला दे रहे। ये जो फैसला आया, हम मानते हैं 2.77 एकड़ एरिया का आपने समाधान किया। जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया भारत में लॉकडाउन किया जाता है, घर मत निकलो। पुलिसों को डंडा मारना पड़ा, लोग परेशान हो गए, सारे लोग घरों के अंदर थे। 25 तारीख को उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ सवेरे 5 बजे 3000 पंडों को लेकर जाता है और उस तारीख से लेकर 21 मई तक लॉकडाउन के अंदर सारे लोग घरों के अंदर थे। जेसीबी लगाकर साकेत के अंदर, अयोध्या के अंदर जो बुद्ध स्तूप मिले थे, जो बुद्धा के अवशेष मिले थे, जेसीबी से तोड़ रहे थे। हमारे लिए लॉकडाउन है, हमारे लिए कानून है। योगी आदित्यनाथ के लिए कोई कानून नहीं, मोहन भागवत के लिए कोई कानून नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए कोई कानून नहीं। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी वहां गया और नरेंद्र मोदी जो भारत का प्रधानमंत्री है, क्या स्टेटमेंट दिया? ये मंदिर के निर्माण से आज राम राज्य की स्थापना हो गई है। अरे तुम संविधान के तहत प्रधानमंत्री हो या राम राज्य के तहत हो? रामायण में तो लिखा है शूद्र शंभू की जैसी कत्ल करना है वैसे शूद्र का कत्ल करो।
नरेंद्र मोदी, तुम राम राज्य की घोषणा कर रहे हो, शंभुक की हत्या किया ब्राह्मणों ने, तुम ब्राह्मणों का काम कर रहे हो। नरेंद्र मोदी संविधान के दायरे में नहीं है। मोहन भागवत ने अपने सोशल मीडिया के पेज पर डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया मालूम है? अभी भी है उसका सोशल मीडिया, वही है अर्नब गोस्वामी का मास्टर। एक गोस्वामी चुप हो गया, बाकी सब पिल्ले भोंक रहे, मुंबई को और खास करके मुंबई के पुलिस को बदनाम कर रहे। अरे ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है और इसको मोहन भागवत चला रहा है। मोहन भागवत ने स्टेटमेंट क्या दिया? ये स्टेटमेंट दिया, लॉकडाउन अवसर है। अरे मोहन भागवत ने कहा लॉकडाउन अवसर है। क्या मतलब है अवसर? नंबर एक, सारे हजारों सरकारी कंपनियों को बेच दिया, ब्राह्मणों के लिए अवसर है। मुंबई में सबसे ज्यादा पुलिसों को टॉर्चरिंग होता है, उनका कोई सर्विस शेड्यूल नहीं होता है। आईटीआई के द्वारा जानकारी मिली 2011 में सबसे ज्यादा सुसाइड पुलिसों ने किया, क्योंकि उनको समय ही नहीं है, निजी काम के लिए भी समय नहीं। हमारी एससी एसटी ओबीसी को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब रेलवे किसका है? अडानी अंबानी का है। साथियों, हम लोकतंत्र के लिए गोलियां खाने के लिए तैयार है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। हम संविधान को बचाना चाहते हैं और सरकार के लोग सरकार और संविधान और कानून के नाम पर एक काला कानून हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। बड़ा लोकतंत्र है, सारी सरकारी कंपनियां बेच दिया, अवसर है। यहां पनवेल में एयरपोर्ट बना हुआ है, वो किसका है किसका नहीं है, ये काम आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है। पुलिसों को, कलेक्टर को सड़क पर उतारा लॉकडाउन में, और पनवेल के अंदर जो गुफा है 7वीं 8वीं शताब्दी की, जेसीबी लगाकर तोड़ दिया। क्यों नहीं उतरेंगे हम? लॉकडाउन के कार्यकाल में ही क्यों नहीं उतरेंगे? अरे तुम लॉकडाउन को अवसर मान रहे हो, तुम सरकारी जॉब खत्म कर रहे हो। तुम लोग लॉकडाउन के अंदर क्या कर रहे हो? केओस को तोड़ रहे हो। तुम लॉकडाउन के अंदर साकेत को तोड़ा। मैं आपको बता दूं क्या किया गोगोई ने? राष्ट्रद्रोह किया। जो सरन्यायाधीश हुआ उसने राष्ट्रद्रोह किया। मैं आपको बताता हूं, एएसआई का रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, कोई दूसरा रिपोर्ट नहीं, कोई गांव की गप्पा नहीं बता रहा हूं। एएसआई 2003 का रिपोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था, उसके अंदर लिखा है 4 लेयर मिले। जो मंदिर मस्जिद की जगह थी 4 लेयर मिले। ऊपर मिला कुमार देवी बुद्धिस्ट रानी है, 12वीं 11वीं शताब्दी। नीचे गए गुप्त काल मिला, नीचे गए कुषाण काल मिला, और लास्ट में गए मौर्य काल मिला। मौर्य काल की धरोहर है। 2.77 एकड़ एरिया का विवाद में हल किया। अभी मोदी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का सहारा लेकर वहां पर 4 बड़े बुद्ध स्तूप है। एक स्तूप के अंदर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के दांत है, दांत की अस्थियां है, नाखून है, बाल के अवशेष है, उस स्तूप के अंदर है। एक का नाम मणि पर्वत है, ब्राह्मणों ने उसको मणि पर्वत कह दिया। एक का नाम सुग्रीव पर्वत कह दिया, एक का नाम कुबेर पर्वत कह दिया। वो कितने एकड़ एरिया में है? 70 एकड़ एरिया में। भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को मैंने फोन किया। अरे वो चंपत राय, वो ऐसा कह रहा है, ये मिले वो मिले, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? आरएसएस के लोग आर्कोलॉजिस्ट है क्या? आरएसएस के लोग और वो मंदिर ट्रस्ट के लोग कोई सरकारी संस्था है क्या? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तो डायरेक्टर जनरल भी ब्राह्मण, उसने क्या कहा? हमें ऊपर से ऑर्डर है बोलना मत। तो हमने सोचा तुम्हें बोलना मना है, हमारे बाप ने हमको आर्टिकल 19 दिया। वो काय के लिए दिया? पूजा करने के लिए दिया। हम बोलेंगे एएसआई के लोग राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चुप है। भोन का स्तूप नष्ट होने वाला है और लास्ट स्टेप में है। उसको जतन करने का काम किसका था? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था। वो नष्ट होने वाला। हम आगे चले जाओ 13 में, आगे चले जाओ 13 उस्मानाबाद जिला। आपके भी कोई रिश्तेदार होंगे, वहां पूछो। 13 नामक तेर ये उस्मानाबाद जिले में, वहां पर 7-8 बुद्ध स्तूप है। एक स्तूप एक जमीन के अंदर है, और कितना बड़ा है? सांची इतना बड़ा है, और उन स्तूप को नष्ट होने दिया जा रहा है और एएसआई के द्वारा होने दिया जा रहा है। हम क्या करेंगे? पूजा करेंगे? एएसआई की पूजा करेंगे? वहां खत्म हो रहा है। साथियों, मराठवाड़ा में है, विदर्भ में जाओ, वहां पौनी में फरवरी महीने में हमको रिपोर्ट मिला, हमारे साथियों के द्वारा मिला। पौनी डिस्ट्रिक्ट में, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पौनी में
एक सादा एमएलए बीजेपी का बिल्डर लॉबी को हाथ में लेकर जेसीबी चला रहा है। वहां 2500 साल पुराना बुद्ध स्तूप है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। हमने कहा अभी हम साउथ इंडिया में ईवीएम के खिलाफ परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, केरल तक जाते हैं, फिर आते हैं, तब तक वहां के एएसआई को ज्ञापन दो। एएसआई के ज्ञापन दिया, जवाब आया कार्रवाई करेंगे, कुछ कार्रवाई नहीं किया। एमएलए ने जेसीबी लगाकर वो अमूल्य धातु तोड़ा जो 2500 साल पुराना है। एएसआई क्या कर रहा है? आपकी कानेरी और यहां पर जो हो रहा है नाला सोपारा में, एएसआई क्या कर रहा है? आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, डेक्कन कॉलेज पर मैं मोर्चा लेकर गया था 2 तारीख को। वहां पर क्यों? वहां पर इसीलिए गया कि जो बुद्ध का पवित्र अस्थि मिला वो डेक्कन कॉलेज में रखा हुआ है, उनको पूछने के लिए गया कि कहां है वो पवित्र अस्थि जिसके अंदर भगवान बुद्ध के अस्थियां है। जवाब मिला वो हमसे गायब है। साथियों, ये बात अगर महाराष्ट्र के 44,000 गांव में छोड़ो, अगर महाराष्ट्र के ही लोगों ने अगर आंदोलन किया तो पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म फैला हुआ है, ब्राह्मणों को मुश्किल होगा। मगर मीडिया बता नहीं रहा है, ब्राह्मण बढ़िया में मीडिया नहीं बता रहा है। इसलिए साथियों, यहां पर हम आए हैं, एएसआई को सुनाने के लिए आए हैं। एएसआई क्या है? ये हमारी प्रॉपर्टी है, भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। सबका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आपको जानकारी देता हूं, 2014 में बीजेपी ने ईवीएम घोटाला किया। ये सारा क्यों हो रहा है? हम कितने भी आंदोलन करें, कुछ होने वाला नहीं। ये हो क्यों रहा है? इसकी मूल वजह क्या है? इसकी मूल वजह 2 लोग, एक ईवीएम और एक ब्राह्मण। 2014 में ईवीएम घोटाला किया। 8 अक्टूबर 2013 को जस्टिस सदाशिवम ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर फैसला सुनाया, ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ऐसा फैसला सुनाया। ये अर्णव गोसावी तब जिंदा था, मरा नहीं। ये सारे आरएसएस के पिल्ले हैं, ये ब्राह्मण बनिया मीडिया के लोग, इन्होंने इस खबर को, राष्ट्रीय खबर को दबा दिया। ये घोटाला करके आ गए। कांग्रेस ने सहायता दिया, कांग्रेस बीजेपी एक है, सहायता दिया, केंद्र और राज्य में सरकार हासिल किया, और हासिल करने के बाद क्या किया? कानून बनाया। अब पुरातत्व विभाग का काम निकाल रहे हैं और उनका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। 100 हेरिटेज को बेचने का लिस्ट घोषित कर दिया। केवल रेलवे को बेच नहीं दिया, केवल बस को बेच नहीं दिया, केवल अस्पताल को बेचने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, केवल बीएसएनएल एयर इंडिया को बेचने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। साथियों, हमारे जो एशियंट हेरिटेज है, इसको बेचने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसके तहत लाल किला पूंजीपति को भेज दिया है। ये मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। ये ईवीएम से संभव हुआ। इसलिए साथियों, हम यहां पर जो आए हैं, एएसआई का ब्रिटिश लोग चले जाने के बाद से लेकर आज तक इसका हेड ब्राह्मण हुआ है। अभी भी ब्राह्मण है। शर्मा हेड है उसका। सारे के सारे हेड ब्राह्मण है। ये कर्मचारी एससी एसटी ओबीसी के अंदर वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि एक चोटी वाला उनको नचाता है। कितनी औकात है उनकी? केवल 3% है। ब्राह्मण केवल 3% है। आमने सामने आ जाओ, भीमा कोरेगा हो जाएगा। 3% लोग हैं, केवल 3% लोग हैं। मगर आज उन्होंने लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर नाजायज कब्जा किया है। पार्लियामेंट पर ब्राह्मणों का कब्जा, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, 3% ब्राह्मणों की पार्टी, ज्योतिबा फुले इनको पंडों की पार्टी बोलते थे। हमारे बाप ने उसका विरोध किया, फुले शाह अंबेडकर ने विरोध किया। ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, माकप भाकप ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, 3% ब्राह्मण का 4 राष्ट्रीय दल, एससी एसटी 22.5%, एक भी राष्ट्रीय दल नहीं। जूते खाओ, एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। ओबीसी की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। शरद पवार की राज्य की पार्टी, मालूम है? शरद पवार की राज्य की पार्टी। बिहार का इलेक्शन चल रहा है। बैकवर्ड कास्ट के लोग, अलग अलग राज्य के लोग लड़ सकते हैं। लालू को कहा महाराष्ट्र में मत आना, उधर के यादव को कहा यूपी के अंदर लड़ना, साउथ के बैकवर्ड को कहा तुम राज्य का इलेक्शन लड़ना। मगर ब्राह्मण राष्ट्रीय बन जाता है और हम लोग क्षेत्रीय बन जाते, हम लोग रीजनल बन जाते। 3% ब्राह्मणों का पार्लियामेंट पर कब्जा। 131 एससी के खासदार है, एसटी के आमदा का एमपी है, 1050 एमएलए बैठे अंदर। ये हमको मोर्चा नहीं निकालना चाहिए था। ये 131
जो हमारे SC ST के हैं, अगर हिजड़ों की तरह भी ये पार्लियामेंट में और असेंबली में बोलते हैं तो हमको इधर मोर्चा निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ही हमारा लोकतांत्रिक प्रतिनिधि है, वो काम कर देते। मगर वो दलाल बने हुए, भड़वे बने हुए, बाबा साहब का शब्द है, दलाल और भड़वे, वो काम नहीं कर रहे। दूसरा है जुडिशरी के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण। 360 जजेस है हाई कोर्ट में, 360 के 360 ब्राह्मण, एक हाथ गायकवाड़ एक हाथ पवार है, आचार खाने जैसा रखने के लिए, एक आध मुस्लिम है। 360 के 360 ब्राह्मण। हाई कोर्ट हायर बदमाश ब्राह्मण है। 28 जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, 28 के 28 ब्राह्मण। एक गवाही पहुंचा रासू गवई का खानदान का, वो तो अंबेडकरवादी है, उसने तो जजमेंट में कहा जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी CBI जांच करेंगे। अरे तेरा बाप तो महान अंबेडकरवादी था, तू मोदी के लिए काम कर रहा है कि संविधान के लिए काम कर रहा है? जुडिशरी मीडिया ब्राह्मणों के, अर्णव गोस्वामी, उसी तरह ASI भी ब्राह्मणों के कब्जे में है। हमें कोई खुशी नहीं हो रही है। महामारी में इन लोगों ने धोखा किया, षड्यंत्र किया, इसके खिलाफ हम आए। अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो आने वाले समय में यहाँ खुफिया विभाग के लोग हैं, सरकार को इंफॉर्मेशन दे, कुछ बातें बात के समय में बोलनी अभी बोल देते। अगर ASI ने जो हमारा मेमोरेंडम में जो हमारी बातें, अरे हम अलग नहीं बोल रहे, ASI के रिकॉर्ड से बोल रहे, हम हमारे मन से नहीं बोल रहे। जैसे किसान आदमी खेती के अंदर बल्ली गाड़ देता, उसके शर्ट टंगा देता, ऐसा किसान जैसा लगता और पंछियों को लगता है ये किसान है झूठ मूठ का, उसी तरह हमारे लोगों को लगता है वो प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। कुछ गाँव ना है, कुछ नहीं करता, OBC की जनगणना नहीं करता। तो मोहन भागवत जो है ये सारे षड्यंत्र का करता धरता है। इसलिए ये जो लोकतांत्रिक ढंग से हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से आए हैं। यहाँ का ASI का जो अधिकारी है वो आ जाए, हमसे ज्ञापन ले, हम कोई इंसान ही है, हमसे ज्ञापन स्वीकार करे और वो ज्ञापन पर अमल करे। महाराष्ट्र सरकार भी अमल करे और केंद्र सरकार भी अमल करे। आने वाले समय में हमको उग्र आंदोलन करना है। लॉकडाउन के कारण हम भी, अनलॉक के कारण हम भी रुके हुए हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। ये लोग संविधान को बदलने का काम कर रहे, जो रिजर्वेशन खत्म कर रहे। अरे कलेक्टर बनना है तो IAS की परीक्षा नहीं होना पड़ेगा। अभी पूंजीपति को, बच्चे को लगा मैं कलेक्टर बनूं तो बन जाएगा। लोकतंत्र खत्म हो गया है। आपको जानकारी के लिए बताता हूं, ये केंद्र सरकार ने इस्राएली मिलिट्री के साथ तक करार किया है। पुलिस हमको कल मारेगी, आज मारेगी, हम सह लेंगे। क्यों? वो हमारे खून के भाई है। मिलिट्री हमको मारेगी, आज हम सह लेंगे क्योंकि वो हमारे खून के भाई है। कल क्या होगा? कल इस्राएली मिलिट्री आएगा, वो हमारे कहा खून के भाई है। तो प्लानिंग चल रहा है। देश के अंदर जो अशांतता पैदा हो रही है उसका कुछ कारण है। अंतिम एक बात कह देता हूं, ASI के द्वारा ही देश का इतिहास मिटाया जा रहा है। इसलिए भी मुंबई में मोर्चा निकाल रहे। डेक्कन कॉलेज का एक पूर्व वाइस चांसलर 2013 में उत्खनन किया राखीगढ़ी में, आर्कोलॉजिस्ट था। 16 कंकाल मिले। 16 कंकाल में से एक लेडीज का DNA फॉरेन में भेजा। 2014 को डिक्लेयर कर सकते थे, बीजेपी की सरकार आई और 2019 में सितंबर महीने में डिक्लेयर किया। सेल नामक मैगजीन में रिपोर्ट आया, हेडिंग था, हेडिंग में लिखा है कि 4700 साल पुराने कंकाल में जो DNA मिला उसका ब्राह्मणों का नहीं मिला और ईरानी फार्मर्स का नहीं मिला। थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में हेडिंग थी, ईरानी फार्मर्स लोगों का और स्टेपे पैस्टोरलिस्ट का DNA नहीं मिला। ये स्टेपे पैस्टोरलिस्ट कौन है? ये ब्राह्मणों के बापजादाओं का देश है, उसको वेस्ट यूरेशिया कहते हैं। अभी ये आर्कोलॉजी का मामला ही नहीं आया। अब ब्राह्मण लोगों ने, ASI के लोगों ने डेक्कन कॉलेज का एक दलाल आदमी को खरीदा, वसंत शिंदे, और उसके द्वारा प्रचार किया जा रहा है 4700 साल पहले कंकाल के अंदर ब्राह्मणों का DNA नहीं मिला, हमारा मिला। उनका DNA क्यों नहीं मिला? ब्राह्मणों का भारत में आने का समय ईसा पूर्व 2000 यानी आज से 4000 वर्ष पहले आए और ये कंकाल मिले 4700 साल पहले। ब्राह्मणों का DNA क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे। ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है, आतंकवादी है। भीमा कोरेगांव ब्राह्मणों ने किया, बिड़ेक बोटी 21 जगह बम ब्लास्ट ब्राह्मणों ने किया। मुंबई का अटैक, मुशर्रफ साहब पूर्व IG उन्होंने लिखा, IB के ब्राह्मणों ने मिलकर वो जो विदेशी आतंकवादी थे
मिलकर बॉम्बे में अटैक किया, कोई कोरी कल्पना नहीं। आईजी आदमी है मुशर्रफ साहब, बॉम्बे के पूर्व आईजी, उन्होंने लिखा हु किल्ड कर करे में। ये सारे लोग प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं साथियों। ये आतंकवादी लोग हैं, ये कोई मानवतावादी लोग नहीं है। अगर मानवतावादी होते तो हमारा 6,500 जातियों को टुकड़े नहीं बनाते। अगर मानवतावादी होते तो लॉकडाउन का सहारा लेकर जेसीबी नहीं चलाते। अगर मानवतावादी होते तो बुद्ध को भी अपना कहते, मौर्य को भी अपना कहते। इनका वंश अलग है, हमारा वंश अलग है। ये लड़ाई केवल बुद्धिस्टों की नहीं है, ये बहुजन लोगों की लड़ाई है, ये नागवंशी लोगों की लड़ाई है, और ये केवल 3% ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाई है। इसको समझाना और समझना भी थोड़ा टेंशन का मामला है, इसको समझना भी बड़ा काम है। इसलिए इस लड़ाई को हम आगे चलाएंगे और हमारे साथी इस मीटिंग को समापन करेंगे। और मैं अंत में हमारे पुलिस अधिकारियों का जिन्होंने हमको साथ सहयोग दिया उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और मीडिया के तमाम भाइयों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा हम एएसआई के अधिकारी को ज्ञापन देंगे, और यहाँ के अधिकारियों के जरिए से भी ठाकरे सरकार को भी विनती करेंगे कि भोन स्तूप को जल्द से जल्द बचाया जाए। अगर भोन स्तूप पानी के अंदर चला गया, हम 2-3 लाख लोग उस पानी में जल समाधि लेंगे। हम उसको बचाने के लिए अपने आप को डूबने देंगे। वो डूब रहा है, बुल्ढाना जिले में है, सम्राट अशोक का है, और एएसआई के लोगों ने पता होने के बावजूद वहां डैम बना रहे, हमारा उसका विरोध है। हम लोकतांत्रिक ढंग से एएसआई के लोगों को अलर्ट कर रहे, ब्राह्मणों को अलर्ट कर रहे, वो औकात में आए, वो संविधान के दायरे में काम करे। हम 85% है, वो 3% कुछ नहीं कर सकते। तुम ईवीएम से घोटाला करके नाजायज कब्जा किए हो, हमारे दिमाग पर अभी तुम्हारा कब्जा नहीं हुआ है। 6 लाख गांव में ये बात फैलने दो, ये ब्राह्मण विदेशी है, क्या होगा देखा जाएगा। अभी हमारा नारा है, बोलो 85 जय मूल निवासी। वो बोल के मेरी बात को खत्म करता हूं। बोलो 85, बोलो 85, मूल निवासी जागेगा, मूल निवासी जागेगा। नरेंद्र मोदी से कराई सका है, नरेंद्र मोदी कराई सका है। बोलो 85, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की।